नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। संगठन मंत्री बीएल संतोष 3 दिन के लखनऊ के दौरे पर है। बीएल संतोष मंत्रियों से फीडबैक लेंगे। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ बैठक भी करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बीएल संतोष जो है वो फीडबैक लेंगे। आने वाले चुनाव को लेकर ये बैठकें जो है काफ़ी अहम माने जा रही है। ये दौरा जो है बीएल संतोष का काफ़ी अहम माना जा रहा है। ऐसे में कई बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में भी विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं बीएल संतोष का ये जो दौरा है काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय में चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र उनका ये दौरा जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं से बीएल संतोष जो है मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे। यूपी में सरकार के कामकाज को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। यूपी में बीजेपी का महामंथन जारी है, जहां पर बीजेपी ऑफिस में हुई हाई लेवल मीटिंग। बीएल संतोष की अगुवाई में ये मीटिंग की गई। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेता बैठक में शामिल हुए। क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्री बैठक में शामिल हुए। एक एक करके मंत्रियों से मुलाकात भी की गई। तो यूपी में लगातार बीजेपी का महामंथन जो है वो जारी है। बीजेपी ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग की गई। बीएल संतोष जो हैं वो लखनऊ के दौरे पर थे, जहां पर मीटिंग में आगे बढ़ेंगे। जहां पर बीजेपी की हुई इस बैठक के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने बीजेपी के कन्नौज से सांसद सबूत पाठक से खास बातचीत की। सेवा ही संगठन के तहत आज सुबह से ही बैठक का दौर चल रहा था। हालांकि सुबह ही केंद्रीय संगठन मंत्री जो हैं वो यहां पहुंच चुके थे, बीएल संतोष जी, और उसके बाद से ही बैठकों का दौर चला। इसके बाद सभी संगठन पदाधिकारी जो हैं वो बुलाए गए थे। इस समय हमारे साथ सुब्रत पाठक जी हैं जो कि इस पूरी बैठक में शामिल थे। किस तरह की पूरी बातचीत रही, क्योंकि बड़ी लंबी बैठक चली, करीब 3:30 बजे के आसपास शुरू हुई, करीब 6:30 बजे तक चली है बैठक। बैठक में जो सेवा संगठन को लेकर जो काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, अब तक कितनी कॉल्स जो हम लोगों के द्वारा हेल्पलाइन पर आई हैं, उनमें कितनों का हम लोग निस्तारण करा पाए, क्या क्या समस्याएं रही हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, आगे भविष्य में अगर तीसरी लहर आएगी तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत विस्तार से चर्चा हुआ। कई जिलों में कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ अच्छे भी काम हुए हैं, तो उनके ऊपर भी एक चर्चा हुई। और शेष अपने पिछले 2 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद में जो संगठन के जो काम दिए गए थे, उन कामों की समीक्षा हुई। इसको लेकर बैठक लंबे टाइम तक चली। आप कन्नौज क्षेत्र से आते हैं। हाल ही में जब मुख्यमंत्री जी का इटावा और उसके आसपास जब दौरा हुआ था, तो अखिलेश जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और कहा था कि अब याद आई इसकी। क्या उनका कहने का मतलब ये था कि जो क्षेत्र पहले समाजवादी पार्टी के लिए फेमस थे, चाहे कन्नौज हुआ, इटावा हुआ, वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है? देखो, जिनकी राजनीति का आधार ही वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद रहा हो, वो एक योगी जैसे कर्मठ एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सही मायने में योगी जी के प्रति वो देश की जनता क्या सोचती है, प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, तो निश्चित रूप से एक योगी जी एक ईमानदार और एक कुशल शासक के रूप में साबित हुए हैं। और आज जिस प्रकार से कोरोना में जो बड़े बड़े नेता, स्वयं अखिलेश जी से अगर आप बात कर लो तो अखिलेश जी तो घर से निकले भी नहीं हैं, लेकिन योगी जी स्वयं जा रहे हैं और एक एक जिले में जाकर अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, कोरोना से जो पीड़ित लोगों को किस प्रकार का इलाज दिया जा रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। ऑक्सीजन का जिस तेज़ी के साथ में, इतनी बड़ी समस्या आने के बाद जिस तेज़ी के साथ में उस समस्या से निपटने का काम यदि किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपको देखने में आ रहा होगा अन्य तमाम राज्यों में जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री चिल्लाते रहते हैं अभाव को लेकर, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी वैक्सीन के लिए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी चीज़ों को कंट्रोल कर लेना और भविष्य के लिए चाहे वैक्सीन हो या जो यहाँ के ऊपर हॉस्पिटल की जो व्यवस्था हो, सबको सुधार लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक मेरा आखिरी सवाल है, ये बड़ा चर्चा में आ रहा है कि शायद संगठन में कुछ बदलाव को लेकर के या सरकार में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होने को लेकर के उसकी भी चर्चा होनी थी, तो क्या ऐसी कोई भी चर्चा हुई है संगठन में जब आज बैठक हुई? हालांकि कुछ मंत्री भी आए थे यहाँ पे बैठक, और कल भी मंत्रियों के साथ बैठक जो है वो है इस समय बीएल संतोष जी का।
आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो तमाम हमारे विभाग हैं, हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं, जो जिनको लेकर अभी तक नीचे तक उनका गठन होना है, उस पर भी एक चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में उसको पूर्ण किया जाए। यानी जो भी बचे हुए संगठन है उसमें बहुत सारे नए लोगों को मौका मिलना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके अतिरिक्त जो बाकी सब मीडिया की चर्चा है, कोरी चर्चा है, और किसी लेकिन जो युवा मतलब है वो एकदम तैयारी कर लें कि कई सारे युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को, खासकर आम जनों को मौका देती है। उन्हीं में से निकल कर एक मैं आया हूँ। नहीं, आप तो कन्नौज की वजह से फेमस हुए थे। नहीं, कन्नौज के साथ साथ यदि मेरे जैसे एक साधारण, मेरे तो घर में कोई भी राजनीति में नहीं था, मुख्यमंत्री से टक्कर थी आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर विश्वास करना, एक बार नहीं 3 बार, 9 में चुनाव लड़ाना, 14 में चुनाव लड़ाना, 19 में फिर से एक बार चुनाव लड़ाना, तो ये पार्टी के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और निश्चित रूप से मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता यदि निकल कर आया। कन्नौज में भाजपा की झंडे को भी कोई नहीं रखता था, आपकी वजह से शायद वहाँ पे इसमें भाजपा ही है, ये तो मैं कहूँगा। ऐसा नहीं है। कन्नौज पुराने टाइम पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। जब कन्नौज फर्रुखाबाद एक जिला हुआ करता था, ब्रह्मदत्त जी हमारे यहाँ नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी हमारे यहाँ नेता थे, तो कुल मिलाकर कन्नौज ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बीच में मुलायम फैमिली के कारण से कन्नौज को काफ़ी जो नुकसान भाजपा का हुआ था, वो अब वो स्थिति नहीं रही है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ के ऊपर मजबूती के साथ खड़ी है और हमारे आम कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर खड़ी है। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है जो संगठन की आज पूरी बैठक हुई है उसमें जो अन्य संगठन हैं उनमें नए चेहरे आने की बात यहाँ पर हुई है। जाहिर सी बात है कि यानी कुछ न कुछ जो बदलाव की सुगबुगाहट थी उसको यहाँ पर इंडिया न्यूज़ ने बातचीत में इस बात को फाइनल किया है। जो कि सुब्रत पाठक से हमारी बातचीत हुई, इसमें ये फाइनल हुआ है कि हाँ, कुछ नए चेहरे बिल्कुल आएंगे, कुछ बदलाव बिल्कुल संभव माना जा रहा है और उसकी चर्चा भी आज की संगठन की बैठक में हुई। कल मंत्रियों की पूरी बैठक होनी है और ये माना जा रहा है कि कल का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो फीडबैक है, वो यहाँ से सीधे केंद्र जाना है, यानी ऊपर दिल्ली पहुँचेगा। और ये एक जानकारी और आ रही है सूत्रों से कि 15 और 16 में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना तय है और ठीक उसके बाद मंत्रिमंडल में बदलाव होंगे, यानी उसके ठीक बाद जो मंत्रिमंडल के नए चेहरों की आने की बात है, ठीक उसके बाद इसकी घोषणा होगी। हसन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। यूपी में आज से बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है। 75 जिलों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक महीने में 1 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगाने का टारगेट है। 15 जून से प्रदेश के विशेष वर्ग का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो 15 जून से जो है प्रदेश के विशेष वर्ग का टीकाकरण शुरू होगा। एक महीने में 1 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। यूपी में आज से बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। आज से यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। 600 से ज़्यादा संक्रमित इलाकों में छूट नहीं है। लखनऊ समेत कई जिलों में कोई भी छूट नहीं दी गई है। शनिवार रविवार को पूर्ण साप्ताहिक बंदी चालू रहेगी। यूपी सरकार 1 जून से 61 जिलों में जिनमें 600 से कम संक्रमित केस हैं वहां पर आंशिक कोरोना कर्फ्यू में राहत देने जा रही है। इन जिलों में सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट रहेगी, जबकि शनिवार रविवार को साप्ताहिक बंदी और हर शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन इसके अलावा 14 जिलों जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर जैसे 600 से अधिक एक्टिव केस वाले शहर शामिल हैं, वहां सख्ती और बढ़ाई जाएगी और कोई राहत नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आने के बाद योगी सरकार कोरोना कर्फ्यू में राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत 1 जून से उन जिलों में छूट मिलेगी जहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम है। ऐसे जिलों में सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी, जबकि शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंद और हर शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। यूपी में 61 जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम है। इन जिलों में सरकार ने लोगों को राहत देने का फैसला किया है। वहीं सरकार ने 6 और जिलों जैसे देवरिया, बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, प्रयागराज और सोनभद्र में राहत देने का ऐलान किया है। इन जिलों में बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 से कम मामले सामने आए हैं, लिहाजा कोरोना कर्फ्यू से छूट के
दायरे में ये 6 जिले भी आएंगे। जिन जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों की छूट दी जाएगी। अगर यहाँ एक्टिव केस 600 से अधिक होते हैं तो स्वतः ही यहाँ आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर नगर जैसे 600 से अधिक एक्टिव केस वाले कुछ जिलों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी ताकि यहाँ भी केस कम हो सके। अगले आदेश तक इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजियाबाद में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी हाजिरी रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइन में है कि रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी अनुमति होगी। मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतया बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस और अब एक और गंभीर बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। इस बीमारी का नाम है एस्परजिलस और समस्या भी कोरोना का इलाज करा चुके मरीजों में सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन ने बात की केजीएमयू के वीसी डॉक्टर विपिन पुरी से। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस और उसके बाद अब एस्परजिलस नाम की एक बीमारी है जो देखने को मिल रही है और ये उन लोगों को हो रही है, ये उन मरीजों के बीच में फैल रही है जो कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। इस बीमारी पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ केजीएमयू के वीसी मिस्टर डॉक्टर विपिन पुरी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है ये बीमारी, क्या वाकई में इस बीमारी से परेशान होने की बात है। सर, आफ्टर कोरोना वायरस फिर ब्लैक फंगस, अब एस्परजिलस नाम की जो बीमारी आ गई है, सर किस तरीके से हो रही है, क्या कारण है और इसका उपचार क्या है? क्या सच में पैनिक होने की ज़रूरत है लोगों को इसमें? देखिए, फंगल इन्फेक्शंस का एक स्पेक्ट्रम होता है एंड जो हम आज इस दौर में पोस्ट कोरोना जो हम ये जो देख रहे हैं, ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस जिस नाम से इनको कहा जाता है, तो ये इन्फेक्शंस बेसिकली आपको ये समझना है कि किस बैकग्राउंड में, किस बैकड्रॉप में ये इन्फेक्शंस हो रही हैं। हमें मालूम है मोस्ट ऑफ देम आर पोस्ट कोरोना पेशेंट्स। एक पहली बात, मोस्ट ऑफ देम इनको है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिनको इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। मैनी ऑफ देम ऑल्सो हैव इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। नो ये बैकड्रॉप है, इसमें फंगल इन्फेक्शंस का होना इज़ क्वाइट कॉमन एक्चुअली। एंड बिफोर कोरोना ऑल्सो ये एक लार्ज इंडियन स्टडी वॉज डन जिसमें द इंसिडेंस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस वॉज फाउंड टू बी वेरी हाई इन द इंडियन पॉपुलेशन। सो देयरफॉर मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इसलिए बिकॉज पोस्ट कोरोना जितने मरीज़ों को हमने हाई एंडिंग एंटीबायोटिक्स दिए, जितने लोगों को आपने वेंटिलेटर्स पे डाला, जिनको ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी, कईयों को डिस्टिल वाटर नहीं मिला, उसमें नॉर्मल वाटर में भी हो गया। सो ट्यूब्स एंड जो ट्यूब्स जो होती हैं उनका हाइजीन सैनिटेशन may be questionable. We don't know the real reason, but all of this is a cause. अब coming to your question, aspergillosis,
जी हमें एस्परजिलोसिस भी मिल रहा है इन द मिक्स्ड। हम जो फंगल जो स्वॉब्स कर रहे हैं, हमें म्यूकोरमाइकोसिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट, बट हमें एस्परजिलोसिस भी देखने को मिल रहा है, हमें कैंडिडा भी दिख रहा है। सो देर आर मिक्स्ड फंगल इन्फेक्शंस, बट फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से बताने के लिए कि कोई पैनिक की बात नहीं है। फंगल इन्फेक्शंस आर देयर, इनका इलाज इज देयर। वी आर ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स विद द कंसर्न ड्रग एंड बेसिक इटियोलॉजी जो रीज़न जो है वो सेम है, बैकड्रॉप सेम है, एंड देयरफॉर कुछ फंगस इसमें एक में ज़्यादा हो जाती है, कुछ में दूसरी हो जाती हैं। एस्परजिलोसिस पर से जो आप बोल रही हैं, दैट इज़ प्रेडोमिनेटली अ लंग लीजन। जो लंग में होता है उसमें एलर्जीज भी होते हैं, उसमें कैविटेटरी लीजन्स भी हो सकते हैं, डिसेमिनेटेड लीजन्स भी हो सकते हैं, बट येस इट इज़ पॉसिबल, बट वो हमने नहीं देखा। इट इज़ एन ओकेजनल केस ऑफ एस्परजिलोसिस दैट वी आर सीइंग। सर एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, लाइक आपने बताया जैसे ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, और इस बीमारी के लिए, एस्परजिलस बीमारी के लिए एक खास बात ये सामने आ रही है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, ये बीमारी अब उनको अटैक कर रही है। सर इसके पीछे क्या वजह है? बिकॉज देखिए, कोरोना से मतलब उनका इफ़ेक्ट, कोरोना RT-PCR नेगेटिव हो गए हैं, बट अभी भी उनकी डायबिटिक स्टेट, उनकी immunity status will be poor, and therefore as a host they are susceptible to infections. दूसरी बात आप ये समझिए कि अगर when many of these patients को काफ़ी antibiotics दिए गए हैं, when you give high ending antibiotics, इनकी susceptibility for other super added infections बढ़ जाती है, including fungal infections. So ये कुछ और reasons हैं why they can get fungal infections. तो बिल्कुल तमाम जानकारी मिली है अभी हमें डॉक्टर विपिन पुरी से, जिस पे उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये लंग इन्फेक्शन ज़रूर है, फंगल इन्फेक्शन ज़रूर है, लेकिन इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत घातक नहीं है, और जो पूरा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो इस बीमारी को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। तो फिलहाल इसमें पैनिक होने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी खबर। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों का मामला, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब कांड में अब पुलिस पर कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी जानकारी, सीएम योगी के आदेश पर की गई कार्रवाई। तो अलीगढ़ के शराब कांड से ये बड़ी जानकारी। सीओ गभाना करमवीर सिंह सस्पेंड किए गए हैं। सीओ खैर शिव प्रताप सिंह से जवाब मांगा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर अलीगढ़ में जहरीली शराब के मौतों के मामले में अब पुलिस पर कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी ने ये आदेश जारी किया है। जहरीली शराब कांड में अब पुलिस पर कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की शराब कांड को लेकर, ये बड़ी जानकारी। सीओ गभाना करमवीर सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सीओ खैर शिव प्रताप सिंह से जवाब मांगा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की अलीगढ़ के शराब कांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर अब पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। लापरवाही बरतने को लेकर यह कार्रवाई की गई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। बाबा रामदेव के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन करेंगे। बाबा रामदेव के खिलाफ मनाया जाएगा काला दिवस। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं यूपी में दिखा यास तूफान का असर। कई जगहों पर रात भर रुक रुक कर बारिश हुई। 4 से 5 दिनों तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट। सिखों के सबसे पवित्र और सबसे ऊंचे तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के बर्फिस्तान वाली तस्वीर आई है। एक तरफ पूरा उत्तर भारत गर्म लू की चपेट में है, वहीं हेमकुंड साहिब इस वक्त 6 से 7 फीट की बर्फ से ढका हुआ है। हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर बर्फ के आगोश में है। हेमकुंड सरोवर पर पानी पूरा जमकर बर्फ बन गया है। इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 10 मई को खुलने थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। सेना के जवानों ने हेमकुंड पैदल मार्ग
में अप्रैल माह से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है और 2 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के साथ हेमकुंड परिसर से बर्फ हटाने का काम भी कर दिया। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी भी यात्रा शुरू नहीं हुई। हर साल लाखों सिख श्रद्धालु जो है यहाँ हेमकुंड साहिब में आकर पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर शब्द कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही अरदास हुक्मनामा में पाठ में भाग भी लेते हैं। यहाँ पर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी। यहीं पर अयोध्या निर्वासन के बाद भगवान लक्ष्मण ने भी तपस्या की थी। यहाँ 2 धर्मों का संगम है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पॉलिसी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का दाम एक है और जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा, केंद्र कहता है कि ज्यादा मात्रा में वैक्सीन खरीदने पर उसे कम दाम चुकाने पड़ रहे हैं। अगर आपका यही तर्क है तो राज्यों को वैक्सीन के ज्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं? देश भर में वैक्सीन के दाम एक जैसे रखे जाने की जरूरत है। बेंच ने कोर्ट में यह भी पूछा कि जिन ग्रामीण इलाकों में लोग डिजिटल प्रणाली से वाकिफ नहीं, उनके वैक्सीनेशन के लिए क्या क्या तैयारी की गई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने महामारी के चलते देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। उन्होंने हिदायत लहजे में कहा कि हम चाहते हैं कि आप हकीकत से वाकिफ हो कि देश में क्या हो रहा है, आप जरूरी बदलाव करें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।